मेरे बेटे की कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली है और उसमें जी काल सर्प दोष भी बनता है और पितृदोष भी बनता है। जी जी। पितृदोष के लिए मैं ये चाहती थी कि आप प्लीज ये बताएं कि कि कैसे इनकी सटीक रेमेडी हम क्या कर सकते हैं। 18 साल का हो गया है मेरा बेटा अभी। काल सर्प योग लाल किताब में आप लोगों को नहीं बताया गया है। जी सर। इसका मतलब लाल किताब में काल सर्प दोष का कोई जिक्र नहीं आता है। जी सर। जब हम लाल किताब को अप्लाई करेंगे तो लाल किताब में जो सूत्र दिए हैं सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करना है। इसमें पितृदोष है। पितृ दोष की व्याख्या आती है। जी तो सर। पितृ दोष के बारे में हमने चर्चा करनी है। जी सर। पितृ दोष बना किस ग्रह की वजह से है, सबसे पहले उस पॉइंट को देखना है। तो किस के कारण से पितृदोष बना है? सर पितृदोष उसका है, जैसे उसका गुरु और बुध एक ही लग्न में ही, उसका गुरु बुध और मंगल बैठा हुआ है। ठीक है। मरकरी उसमें रेट्रो, रेट्रो का तो चलो कॉन्सेप्ट नहीं है लाल किताब में। तो ये तीनों तीनों उसके लग्न में बैठे हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरे घर में उसका केतु बैठा है ठीक है। और राहु बैठा है 9वें घर में। ठीक है। उसके बाद 11वें घर में शनि, चंद्र और शुक्र, 3 ग्रह यहाँ बैठे नहीं, हैं। इतना तो मुझे याद ही नहीं रहता गायत्री जी। पर मेन उसका आपने यही बताया था कि जहां पर गुरु और बुध इकट्ठे बैठते हैं वहां पितृदोष बैठता है। ये बात ठीक है। अब आगे देखना वाली बात क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने किसी भी कुंडली को चेक करने से पहले समझने के लिए क्या करना है कि क्या इस कुंडली में मंगल बद्ध है। सबसे पहले मंगल। आप चेक करा करो मंगल बद्ध है या नहीं। मंगल जी बद्ध देखने से आपको चीजें पकड़ में आने लगी। सर। और मंगल बद्ध देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। यदि सूर्य और बुध एक साथ हों तो मंगल नेक हो जाता है। पर ठीक है। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें सूर्य बुध बेशक अलग अलग होते हैं। इसमें सूर्य बुध क्या एक जैसे साथ बैठे हैं? नहीं सर, सूर्य जो है वो 12वें घर में बैठा है। सूर्य 12वें में बैठा है। मंगल बद्ध होने की क्या शर्तें थी, उन शर्तों को याद कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कुंडली बद्ध बन गई। बद्ध के पीछे पहला कारण सूर्य और बुध का एक साथ ना बैठना। दूसरा सबसे बड़ा कारण राहु का नवम भाव में बैठना। जी सर। जब राहु नवम भाव में बैठ जाता है या पांचवें भाव में बैठ जाता है और सूर्य बुध एक साथ नहीं होते तो मंगल बद्ध हो जाता है। तो ऐसी कुंडली में सबसे पहले आपको मंगल बद्ध के उपाय करने हैं, यानी कि मंगल को नेक करने का उपाय करना है। जी सर। आपने जो वैदिक ज्योतिष में जो फार्मूले दे रखे हैं उनको थोड़े समय के लिए भूलना पड़ेगा। आपने कुंडलाल किताब के हिसाब से ही उसको चेक करना पड़ेगा कि मंगल बद्ध है या नहीं। अब मंगल यदि बद्ध है तो उसका पहला कारण, पहली सबसे बड़ी बात क्या होगी, स्वभाव को छोड़ करके। स्वभाव को छोड़ करके क्या चीज होगी कि वह व्यक्ति अपने भाग्य रूपी अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से पहचान नहीं पाता या उसे मिल नहीं पाती। दोनों में से एक बात होती है। कुछ लोगों को मिल नहीं पाती है, कुछ लोगों को मिल तो जाती है पर वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाते, सही ढंग से उसको पहचान नहीं पाते। इसका मतलब मंगल बद्ध होने के कारण व्यक्ति अपने भाग्य के अच्छे असर को भी उसका सही लाभ में परिवर्तित नहीं कर पा रहा। स्वभाव के ऊपर उसका असर पड़ेगा वो बात अलग है। वो तो अलग है ही कि गुस्सा आ जाएगा या इरिटेट जल्दी हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में जल्दी चला जाएगा, इस तरह की चीजें वो कर सकता है। तो ऐसे केस में आपको ये मंगल बद का इलाज करेंगे। अब नंबर 2 पोजीशन पर आए। नंबर दूसरे पर आने का मतलब यह है कि हम नवम भाव में यहाँ पर राहु बैठ गया। नवम भाव में बैठा हुआ राहु एक प्रकार से तीर्थ स्थान पर, धर्म स्थान पर बैठा हुआ राहु है। तो ये जो है भाग्य के अवरोध को दिखाता है, यानी कि जो परमेश्वर की तरफ से आने वाली ब्लेसिंग्स हैं उनको सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा।
हर व्यक्ति को परमात्मा आशीर्वाद भेजता है, पर राहु उस आशीर्वाद को स्वीकार नहीं करता। ये कारण है कि भाग्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। अब इस चीज को कौन तोड़ सकता है? अब आपने हमेशा दीजिए ध्यान, जहां पर आप दोष देखते हैं वहां पर ये देखिए कि कोई अच्छी चीज, अपोजिट वाली अच्छी चीज भी है क्या? दोष को तोड़ने की ताकत, क्षमता गुरु के पास है। तो गुरु की क्षमता को देखना है। तो गुरु को कैसे देखेंगे? तो गुरु कहाँ पर बैठा है गायत्री जी? लग्न में है सर, पहले घर में है। पहले घर में गुरु बैठा हुआ है। तो गुरु के मसनूई ग्रह कौन कौन से हैं? याद करो, गुरु के मसनूई ग्रह कौन कौन से हैं? सन एंड कोई बात वीनस। नहीं, देख लो पीछे से देख लो आराम से, कोई ऐसी बात नहीं। सन एंड वीनस। सन एंड वीनस, वेरी गुड। मालविका जी ने बिल्कुल करेक्ट बताया। गुरु को एक तरीका ये भी है कि उस कुंडली में देखिए सूर्य के हालात कैसे बैठे हैं और शुक्र के हालात कैसे बैठे। यदि आपको डाउट हो जाए कि गुरु मेरा अच्छा है या बुरा है और उसका निर्णय नहीं ले पा रहे हो आप, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे लगन पर गुरु बैठ गया इनकी कुंडली में। अब लगन का गुरु को लाल किताब भी अच्छा बताती है और वैदिक किताब भी बहुत अच्छा बताती है, पर यहाँ पर बुध ग्रह भी बैठा है और यहाँ पर मंगल ग्रह भी बैठा है। अब कुछ पल के लिए आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये इसको अच्छा मानूं बुरा मानूं क्या मानूं, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। कोई बात नहीं, इसे छोड़े और सूर्य शुक्र पे चले जाएं। अगर कुंडली में सूर्य के हालात और शुक्र के हालात जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा गुरु मान लें। तो सूर्य इन्होंने कहा 12वें घर में बैठा हुआ है, तो 12वें घर में सूर्य के हालात अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि 12वां घर जो है वहां पर राहु की सत्ता है। याद रखिएगा, गुरु की जमीन है, राहु की सत्ता है। तो गुरु की जमीन है तो सूर्य ठीक, और राहु की सत्ता है तो सूर्य खराब। यानी कि अच्छा हालात में सूर्य 12वें भाव में नहीं माना जाए। अब आपने देखना है शुक्र को, शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र 11वें घर में है सर, चंद्रमा और शनि के साथ। चंद्र और शनि के साथ। पहली बात तो जब भी शुक्र शनि के साथ होता है कैसा होता है? अच्छा होता है बुरा होता है? बुरा होता है सर। बुरा क्यों होगा? शुक्र और शनि। हाँ ठीक होगा सर, वो भी तो गुरु उसमें आ गया। ठीक होगा। जी। और शनि चंद्र कैसा होगा? वे दोषपूर्ण। दोष। अभी तक वैदिक घुसा पड़ा है। मशनूई ग्रह उठाओ। शनि चंद्र देखो किसको नीच का कर रहा है, किसको उच्च का कर रहा है राहु केतु में से। देखो थोड़े थोड़े समय में जब शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे दिक्कत आएगी। एक पर्चा बना लो, मशनूई ग्रहों का एक पर्चा बना लो, वर्षफल का एक पर्चा बना लो, ऐसे 2-4 पॉइंट। और पूर्व जन्म के जो दोष है, जो जिसे हम ऋण से बंधा हुआ बोलते हैं, ऋण बंधन के जो दोष हैं उनका एक पर्चा बना लो, अपने थोड़ा साइड में रखो उनको, और फटाफट देख लिया करो, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है सर। चेक करो। गुरुजी चंद्र और शनि मिलके तो केतु बना रहे हैं नीच का है। केतु निर्माण चंद्र और शनि केतु बना रहे हैं नीच का। सर आंटी ने तो लिखवाया था कि विष दोष भी बनता है, गुमराह भी विष दोष भी है। नहीं, नीच का केतु। नीच का केतु होता है। विष दोष तो आपको बताने के लिए कि जैसे आप वैदिक में शनि चंद्र को मानते थे कि ये विष दोष है, अगर हम वैदिक थ्योरी से चलेंगे तो हम विष दोष ही कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, पर जब हम लाल किताब पढ़ रहे हैं तो अब हम विष दोष को साइड में रखेंगे। और सर जैसे मैंने कहा काल सर्प दोष को हमने साइड में रख दिया। सर आपने उस दिन एग्जाम्पल भी दिया था ना कि अगर लेदर के पर्स में कोई कैश रखता है तो वो भी विष दोष ही होता है, वो अच्छा नहीं होता। तो वो आपने वैदिक एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको, एग्जाम्पल से बता रहा था मैं ना जी। तो आपने ये चीज समझनी है कि शनि और चंद्र एक साथ आ जाएंगे तो केतु नीच का हो जाएगा। केतु नीच का हो जाएगा यानी कि केतु के अच्छे असर नहीं होंगे, और केतु अगर अच्छे असर नहीं होंगे तो गुरु के कैसे हालात हो जाएंगे? गुरु भी कमजोर हो जाएगा, गुरु भी कमजोर हो जाएगा। बस केतु अच्छा तो गुरु अच्छा। गुरु अच्छा।
गुरु केतु बुरा तो केतु खराब, अब बुध गुरु गुरु खराब। खराब। जी। देखो कितना आसान है। तो पहले घर में क्या गुरु अच्छे रिजल्ट दे पाएगा? नहीं। नहीं दे पाए। अब फिर क्वेश्चन उठता है, क्या क्वेश्चन उठता है कि साहब गुरु अगर पहले भाव में है तो लाल किताब भी अच्छा बता रही है और वैदिक भी अच्छा बता रहे हैं, तो हम इसे बुरा क्यों मान लें? तो लाल किताब क्या कहती है? अच्छा भाई कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो आप लक्षण मिलाएंगे। लक्षण क्या होंगे? अच्छे गुरु के लक्षण क्या होंगे? जिस व्यक्ति के गुरु अच्छा होगा उसका पहला साइन कि उसके दिमाग में सदैव अच्छे विचार आएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स, गुड थॉट्स, लोगों का भला करने के थॉट्स ही दिमाग में आएंगे, कभी भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स दिमाग में नहीं आएंगे। नंबर 2, उसको जीवन में ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो शिक्षा की तरफ विशेष रुझान रखेंगे, यानी ऐसे लोग मिलेंगे जो एक ही बात उसे ध्यान दिमाग में डालेंगे कि बेटा शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं जिंदगी, और वो उसको कभी भी कोई भी गलत आदत नहीं सिखाएंगे। तीसरी बात, दूसरी बात से क्या पता चला? उसे गुरु अच्छे मिलेंगे। तीसरी बात, जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं उसकी शिक्षा अधूरी नहीं छूटेगी, शिक्षा वो बहुत अच्छी ग्रहण करेगा ही करेगा। अब फिर क्वेश्चन आता है जी ये कैसे पता करें कि शिक्षा बहुत अच्छी है? लक्षण कैसे पता करें कि शिक्षा बहुत अच्छी है? तो शिक्षा का मतलब यहाँ पर लिया गया है जिसका गुरु जितना अच्छा होगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा ही करेगा। आप बोले जी पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुतों ने कर रखी है पर गुरु सबके अच्छे नहीं है, तो फिर उसमें भी कैसे अंतर पैदा करें? उसमें अंतर पैदा करेंगे कि वो अव्वल दर्जे के मार्क प्राप्त करेगा, यानी कि अपने जिस भी ग्रुप के विद्यार्थियों में होगा वहां वो टॉप का विद्यार्थी होगा, सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी नहीं होगा, फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी होगा। यानी अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और 90% वाला टॉपर है तो 90% उसी के मिलेंगे, यानी उन सब में से टॉप करेगा। 95% वाला टॉप करा तो 95 उसके होंगे, कहने का मेरा मतलब ये है। तो बहुत अच्छा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो विद्यार्थी ये भी हो गया है, शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त कर ली है, तो वो आगे चल के क्या बनेगा? वो प्रोफेसर बन सकता है, वो प्रोफेसर बन सकता है, वो बहुत बड़ा जज बन सकता है, यानी जुडिशरी के अंदर बहुत अच्छे पद पे जा सकता है। वो ऐसी जगहों पर, ऐसी पोस्ट पर जाएगा जहां पर पॉलिसी मेकिंग होती होगी, जहां पर जैसे अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, कंपनी में जाएगा, तो ऐसे पोस्ट पे जाएगा, पद पे जाएगा जहां वो कंपनी की पॉलिसी बनाएगा कि कंपनी में कौन कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, किस चीज को मानना चाहिए, किस चीज को नहीं मानना चाहिए, यानी उच्च पद को सुशोभित करेगा। साथ में अध्यात्म का अध्ययन हमेशा करता रहेगा, बेशक कर्म कांड से दूर रहे। अब ध्यान से समझना, अध्यात्म का अध्ययन करता रहेगा, बेशक कर्म कांड से दूर रहे, बेशक उसको कर्म कांड ना आता हो, पर आध्यात्मिक पुस्तकें चाहे वो किसी भी धर्म की हो, कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, किसी ना किसी सभ्यता का अध्ययन करता रहेगा, यानी किसी भी कल्चर, पूरे विश्व की किसी भी कल्चर पर वो अध्ययन करता रहेगा। फिर वो साथ में रिसर्च करनी नहीं भूलेगा, बुक लिखना नहीं भूलेगा। तो समझ लेना ये व्यक्ति का गुरु बहुत ही बेहतरीन स्तर का है। अब चाहे वो गुरु दसम में बैठा है, चाहे वो गुरु केतु के साथ बैठा है, चाहे वो गुरु राहु के साथ बैठा है, चाहे वो अब कहीं पर कैसे भी बैठा हुआ है, अगर ये लक्षण कुंडली में आ रहे हैं तो समझ लेना गुरु की ताकत बहुत पावरफुल है। अब समझने वाली बात, धन की स्थिति कैसी रहेगी? आप एक ही प्लेनेट को पकड़ करके हर चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो कुंडली में, ये ध्यान रखना। मैंने बंद मुट्ठी के ग्रह बताए थे, आपको भाव बताए थे,
4 खाने जो होते हैं बंद मुट्ठी के कहलाते हैं। 1, 4, 7 और 10, याद है ना? जी सर। जी जी 1, 4, हम्म। 7। 4 ग्रह हमेशा याद रखना जो लाल किताब के अनुसार धन की स्थिति को दिखाते हैं। कौन सा ग्रह है? पहला है चंद्रमा, दूसरा है गुरु, तीसरा है शुक्र और चौथा है शनि ग्रह। ये 4 ग्रह हैं जो धन की स्थिति को दिखाते हैं। और कैसे धन की स्थिति को दिखाते हैं? पूर्व जन्म से लाया हुआ धन को आगे बढ़ाओगे कि नहीं? जी सर। क्योंकि जो पूर्व जन्म है ये दिखाता है कि जो बंद मुट्ठी के जो ग्रह होते हैं ये पूर्व जन्म से पीछे से पुण्य लेकर के आते हैं। अर्थात चंद्रमा, गुरु, शुक्र और शनि ये 4 ग्रह आपके 1, 4, 7, 10 में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अब इनमें से गुरु अगर इन चारों खानों में कहीं पर भी बैठा है तो गुरु धन वृद्धि का कारक है, बढ़ोतरी का कारक है। अर्थात तुम पीछे से जो लेके आए हो उससे आगे बढ़ जाओगे। अब साथ में अगर गुरु अच्छे सिम्टम पैदा कर रहा है आपके जीवन में तो समझ लेना कि आप हर वर्ष बढ़ोगे, तिल तिल बढ़ो, यानी कि हर साल तुम्हारी इनकम में इजाफा होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में हर साल इनकम में इजाफा हो समझ लेना गुरु उसका अच्छा है, चाहे वो बढ़ाए 100 रुपए, चाहे बजाय बढ़ाए 1000 रुपए। अगर एक नौकरी करता है वो 3000 रुपए महीना सैलरी है पर हर साल उसके 100 रुपए बढ़ जाते हैं, समझ लेना गुरु उसका सही काम कर रहा है। ये समझ लेना, सैलरी बहुत बड़ी होने को बहुत बड़ा नहीं माना गया, हर बार वृद्धि को बड़ा माना गया है। तो याद रखना गुरु को आप धन वृद्धि से भी देख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया धन को देखने वाले ग्रह भी किस तरीके से, लाल किताब में 4 माने गए। अब इनमें से जो भी ग्रह 1, 4, 7, 10 में आ जाएगा यानी कि वो आपको धन की वृद्धि, धन की बढ़ोतरी करने वाला ग्रह माना जाएगा। जो व्यापार में लगा हुआ धन होता है, जो आपका लिक्विड मनी होता है, जो ऐसे घूमता रहता है हमारे चारों तरफ, आता जाता है, वो लाल किताब उसको चंद्रमा से दिखती है। सर इसमें से के लक्षण आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएंगे। हाँ गायत्री जी। लक्षण सर, ये तो मुझे सारे लक्षण अपने खुद के लग रहे हैं पर मेरे बेटे का तो इसमें कोई लक्षण नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन है ही नहीं। नहीं तो मैंने बात क्या कही? मैंने ये कहा कि इसके अच्छे, अभी फिर आप क्या समझ में आया? नहीं आपने हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, नहीं मैं आपको क्लियर कर दूं हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे। कोई और बताएगा क्या किस निष्कर्ष पे पहुंचे? हमने निष्कर्ष ये बताया था गायत्री जी कि इस बच्चे का शनि चंद्रमा एक साथ है, और शनि चंद्रमा आपने बताया था ना 11वें भाव में, 11वें में। तो शनि चंद्र जब एक साथ होंगे तो केतु नीच के समान फल देगा, और केतु जब नीच के समान फल देगा तो गुरु अच्छा नहीं होगा। जी तो इस कुंडली में मैं इन सभी को ये समझा रहा हूं कि बेशक गायत्री जी के बेटे का गुरु लगन में है, अच्छा नहीं है, परंतु अच्छा नहीं है। जी ये बता रहा हूँ क्यों, और वो सारा इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन क्यों किया है, क्योंकि लाल किताब भी कहती है लगन का गुरु बहुत अच्छा होता है, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए सभी लोग। अगर लाल किताब उठा के देखेंगे और देखेंगे गुरु पहले भाव में क्या असर देगा तो उसमें लिखा हुआ ब्रह्म ज्ञानी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। और वैदिक भी कहती है कि लगन में बैठा हुआ गुरु होगा तो 1000 दोष भी कुंडली में होंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो दोनों ही मामलों में गड़बड़ होगी ना, हो गई। अब जो स्टूडेंट होगा वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो कहेगा अब जैसे गायत्री जी ने मुझे फटाफट कह दिया जी तो सब गलत हो गया, मेरे मामले में ठीक है परंतु बेटे के मामले में ठीक नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि गायत्री जी ठीक नहीं है, जो बात आप कह रहे हो हम भी वही कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप दोबारा जब सुनेंगे
तो उसमें मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर गुरु ग्रह फंस गया है। तो बंद और मुट्ठी में शनि, है जी, बंद मुट्ठी में शनि वाले के लक्षण क्या होंगे उसके धन के? हाँ वो अभी आते हैं, पहले वो गायत्री जी का कंफ्यूजन हो गया था। उन्हें लगा कि मैं लगन के गुरु की ये तारीफें जो कर रहा हूँ इसका मतलब वो वैसा ही है। मैं ये बता रहा था, मुझे पता था कि लगन का गुरु कंफ्यूज बहुत करता है यस। और अक्सर गलती खा जाता है, इसलिए मैंने इतने सारे लक्षण बताए हैं। लगन का गुरु बहुत सारे लोगों की कुंडली में बैठ करके खुराफात मचा देता है। मेरा ही खुद का एक स्टूडेंट ऐसा था जो नॉनवेज खाता था, लगन में गुरु था, उच्च का गुरु, आप भी हैरान होंगे कि उच्च का गुरु था, पर जब लाल किताब से उसको देखते थे तो स्पष्ट रूप से समझ में आता था। नॉन वेज भी खाता था, दारू भी पीता था। वो बात अलग है कि ज्योतिष जब उसने सीखा, लाल किताब को जब सीखा, तो लाल किताब की टीचिंग्स आपको पता ही है, वो सबसे पहले कहती है भाई नॉन वेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, उल्टे सीधे काम नहीं करना। तो उससे प्रभावित होकर के वो सब काम छोड़ गया। ये बात अच्छी है कि उसने सुधार बहुत पैदा हुआ उसकी जिंदगी में। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से था, पर गुरु की मामले में कई चीजों में उसमें लैकिंग। तो मैं उसको समझाता था कि देख तेरा गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, इसका और भी अच्छा उपयोग तू कर सकता है अगर तू सही कर्म करे। सही कर्म को करना बहुत जरूरी है। अब अरविंद जी के प्रश्न पर आते हैं। गायत्री जी क्लियर हुआ? जी सर, बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ। श्लोक भी है सारे। मैंने गायत्री जी को बताया था, एक तो इस कुंडली में मंगल बद्ध है, दूसरा इसके अंदर गुरु अच्छा काम नहीं कर रहा, और जब गुरु अच्छा काम नहीं करता तो पितृदोष वैसे ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, वहां पर वो और वैसे ही नेगेटिव ज्यादा इम्पैक्ट देने लग जाता है। ठीक है, अब अरविंद जी के प्रश्न पर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अरविंद जी की भी बात बता दूं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, क्या बात है कि मैंने कहा लाल किताब के अनुसार 4 ग्रह धन देने वाले बताए गए हैं। बड़े आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है। लाल किताब देखो बहुत आसान है, पर इसको आप जितना धीरे से और प्यार से समझेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। 4 ग्रह हैं, जिसमें पहला चंद्रमा है। जैसे मान लो हम अपना काम करते हैं या मैं दुकानदार हूं, तो जो धन मैंने लगा रखा है अपने काम धंधे में, व्यापार में, जो मुझे घूम रहा है, जो धन मुझे कुछ कमा करके ला करके देता है, वो मेरा चंद्रमा का धन है। और उस धन को मैं रोज गिनता हूँ शाम के समय कि आज मुझे कितनी पेमेंट आई, कितनी वहां से आई, कितनी। वो वाला पेमेंट जो होती है वो सब चंद्रमा का धन है। फिर एक होता है जमा पूंजी। हमारी जो जमा पूंजी है वो शुक्र की देन है, या जिसे आप कहते हो ऐसा जमा पूंजी या ऐसा घर का सामान जिस पर हमने पैसा खर्च कर दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने सोफा ले आए 3 लाख का, 1 लाख का टीवी ला के रख दिया, 1 लाख का बेड ला के रख दिया। अब आपने खर्चे तो कर दिए सारे, वन टाइम खर्चे हैं, पर ये आपने जमा पूंजी है आपकी, आपकी एसेट्स हैं ये। लाल किताब इन एसेट्स को, या कार आपके पास है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अब ये गई 10-15 साल आप चलाएंगे, 10 लाख की कार ले आए मान लीजिए, ये सब शुक्र है। धन की वो शक्ति जो वृद्धि कारक हो, यानी कि जो आपका धन है उसको बढ़ोतरी करती रहे उसको। अब ये कहाँ की बढ़ोतरी? ये चंद्रमा के धन की भी बढ़ोतरी करे, ये शुक्र के धन की भी बढ़ोतरी करे, और साथ में शनि का वो स्वभाव जो धन को कमाने में चतुराई दिखाता है, पेशेंसफुली, वो धन कमाने में वो धैर्य, वो चालाकी, वो शनि से आती है। वैसे पुरानी लाल किताब में उसे रोकड़ कहा गया। रोकड़िया का मतलब होता है जो रोजगारी होती ना, खुले पैसे, यस, यस। 1-1 का सिक्का, 5-5 का सिक्का,
लाल किताब उसको रोजगारी मतलब उससे करती है, इसलिए ना कई जगह लाल किताब में आएगा आपको सिक्का जो है बहते जल में प्रवाहित कर दो, कई जगह आएगा खोटा सिक्का, राहु के लिए आएगा खोटा सिक्का, और बुध के लिए आएगा सिक्का जिसमें छेद हो, वो सिक्का है ना। कई जगह आएगा तांबे का सिक्का है, कई जगह आएगा चांदी का सिक्का। तो जो ये रोजगारी टाइप, इसको शनि से जोड़ा गया, पर अब वो जमाना तो गया, तो अब हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे वो चालाकी, जो धैर्य, जिसके अंदर धैर्य भी शामिल है, जिसमें पेशेंस शामिल है, जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी है, या टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स, हर बिजनेस की कुछ टेक्निकल स्किल्स होती हैं जो कि धन को वृद्धि करने के सहायक सिद्ध होती है। अब गुरु, चाहे वो शनि की कृपा से धन आए, चाहे चंद्रमा की कृपा से आए, चाहे शुक्र से आए, तीनों में वृद्धि करने की शक्ति गुरु के पास है। अब चार धन लेके आ रहे हैं, अब चारों के चारों हर एक के पास नहीं होते, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, पर गुरु जिसका अच्छा होता है उसके लिए धन का कोई भी ग्रह लेकर के आए, गुरु उसी की वृद्धि करता रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, कोई भी टेक्नीशियंस है, कोई भी चीज है जो टेक्निकल नॉलेज के कारण जो चीज हो रही है, या कोई टीचर है, और टीचर मैथ का टीचर है, बेसिक टेक्निकल स्किल है, कोई कारीगरी दिखा रहा है, कोई मोटर मैकेनिक है, वो सब शनि के आने, शनि की शिक्षा दीक्षा है। अब इसकी वृद्धि करने का काम भी गुरु ही करेगा। क्लियर हुई बात? सिंपल है। अब लाल किताब क्या कहती है? दो तरीके। पहला तरीका यह है कि वो बंद मुट्ठी के खानों में आ जाए, यानी 1, 4, 7, 10 के बीच में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, तो ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में जितना इसने धन कमा रखा था उससे ज्यादा ही कमाएगा इस जन्म में, यानी उससे आगे बढ़ा। कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जब मरा तो उसका पिछले जन्म में 1 करोड़ रुपया रख के मरा, तो इस जन्म में अब उसकी यात्रा 1 करोड़ से आगे की होगी, 1 करोड़ से आगे की होगी। अब उसने उससे आगे कमाना है। अब इन धन वाले ग्रहों में चारों में से कोई भी एक ग्रह आना जरूरी है। उसकी थ्योरी का कहने का मतलब ये है कि तो आप पीछे से आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए कोई भी नहीं है, मतलब चारों में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो लाल किताब उसे नाबालिग टेवा कहती है। नाबालिग का मतलब बच्चे वाला टेवा है, मतलब अभी तो इसने बेचारे ने पीछे का ही हिसाब किताब नहीं है, इसने तो पीछे का ही खाना भरना है, इसके खाना भरा हुआ नहीं है। अब वैदिक में भी ये योग बनता है, जिसे श्रृंगाटक योग भी बोलते हैं, पर मैं वैदिक का बीच बीच में नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट कर लेते हैं और फिर लाल किताब में वो याद कर लेंगे, हैं, तो वो चीज ठीक नहीं। तो ये लाल किताब के हिसाब से। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसके चारों खाने में अगर कोई ग्रह नहीं आया या इन 4 के अलावा कोई और आया है तो वो धन नहीं कमाएगा। धन तो कमाएगा, धन तो वो कमाएगा, पर धन कमाने की गति अब सहज नहीं रहेगी, अब मामला स्ट्रगलफुल हो जाएगा। समझ गए बात? तो सर मून एंड वीनस इन द 4th तो बहुत अच्छा हो गया फिर है जी। मून एंड वीनस इन द 4th तो अच्छा हो गया फिर। हाँ वो तो है ही है। ये तो अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। इसमें एक चीज की शर्त शामिल हो जाएगी, एक तो घर में हर तरह की लग्जरी मिलेगी, गाड़ी और लग्जरी की मौज रहेगी ऐसे व्यक्ति के जीवन में, मकान मुकुन जल्दी हो जाएगा, घर अपना जल्दी खड़ा कर लेगा। बस ये याद रखना, जब चंद्र और शुक्र साथ आ जाए तो सास बहू का झगड़ा, इसको याद रखना लाल किताब के इस डायलॉग। तो ये चीज मैरिज लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, और अगर व्यक्ति ससुराल में है या ससुराल के संबंधों में तो सास बहू का झगड़ा है। और कोई और ध्यान रखना, लड़की का मामला हो ना, अगर सास बहू का झगड़ा आ जाए तो ये दिक्कत ज्यादा दे देता है।
हाँ मालविका जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बीच में ना मेरी 4-5 क्लासेस मिस हुई थी, तो अभी वो ठीक है। देख नहीं पाए रिकॉर्डिंग, तो मेरे को ये पूछना है कि आपने शनि और मकान वाला टॉपिक करवा दिया है? हाँ करवा करवा दिया। करवा दिया, ठीक है सर, यही पूछ रहे थे क्योंकि वो मेरे करवाने में तो मैं बहुत तेज हूँ, बहुत आगे हूँ, को फटाफट फटाफट। एक तो रीजन ये है ना, मैं थोड़ा ही सोच करके आता, बस आज ये टॉपिक शुरू करेंगे, फिर स्टूडेंट कोई भी टॉपिक कहीं ले जाओ तो फिर वो जो बात आगे आती रहती है वो करवाते रहते। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे को कि बोलते 8th हाउस में अगर शनि है तो बोलते हाँ हैं कि वो उसमें लाल किताब के अकॉर्डिंग, हमने लाल किताब में थोड़ा सा पढ़ा था कि वो घर नहीं बनाना चाहिए, ऐसे इंसान को घर बनाना वो मृत्यु का नहीं, योग बिल्कुल नहीं गलत पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ा ना, गलती करी, ज्यादा से पढ़ते तो तो फिर जितना दिक्कत लिखा नहीं था आती। उसी के हिसाब से जी। अष्टम के शनि को केवल धर्मशालाएं, सराय ये नहीं बनवानी चाहिए, यानी कि आम पब्लिक की भलाई के लिए रुकने के स्थान, जैसे अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग और हम लोग भी तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाएं बनवा देते हैं, और कम्युनिटी की धर्मशालाएं बना, ब्राह्मण धर्मशाला, सुनार धर्मशाला। आप जब हरिद्वार में जाएंगे तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता है, हर जाति की आपको एक धर्मशाला मिल जाएगी, हर कम्युनिटी ने बना रखी है, लगभग हर कम्युनिटी ने बना रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो धर्मशालाएं इस बात की प्रतीक है। अब उसमें क्या करते हैं, कम्युनिटी के लोग आते हैं और आकर के कहते हैं जी जो है चंदा दो, अब चंदा दिया जाता है। तो इसमें लाल किताब कहती है जिसका शनि 8वें में, उसको ऐसी चीज के लिए चंदा नहीं देना, उसको कह दे भाई मेरे ड्यूटी कुछ और लगा दो, ये कंस्ट्रक्शन में मैं एक पैसा नहीं दूंगा, मैं कुछ और कर दूंगा तुम्हारे लिए। समझ गए बात को? तो उनको वो काम नहीं करना कि बनवाने में पैसा नहीं देना, कह दे भाई तुम्हारे जो गद्दे रिजाई लगेंगे वो दे दूंगा मैं, बाकी तुम्हारे कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए मना है। अगर वो ऐसा करता है तो खुद बेघर हो जाएगा, यानी कि उसको खुद घर से बाहर होना पड़ेगा, अर्थात इतनी मंदी आ जाएगी, शनि मंदा असर देने लगेगा। और शनि की मंदगी अभी अभी आपको बताया, शनि फिर धन भी लेकर के आता है, और फिर जब शनि को आप मद्दा कर देते हो तो फिर बेघर होने की नौबत आती है। थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन? धोखे के ग्रह कौन से होंगे? धोखे का ग्रह अपने से 10वां जो भी ग्रह होता है ना अरविंद जी, अच्छा, वो धोखे का ग्रह होता है। अब धोखे का ग्रह का मतलब ये मत समझ लेना कि वो धोखा ही देगा, बस वो डाउटफुल है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो हमें फायदा देगा। अच्छा अच्छा। और कोई भरोसा नहीं वो धोखा भी दे दे। यानी कि अब इसका मतलब समझिए आप कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह, मान लीजिए आप किसी भाव से भाव की स्थिति देख रहे हैं और अपने से 10वां जब देखते हैं तो वो आपका धोखे का ग्रह बन जाता है। मान लीजिए 10वें भाव में आपके कोई कुंडली में कोई ग्रह बैठा है तो पहले भाव के लिए वो धोखे का ग्रह बन गया 10वें वाला। समझ गया। अब आप वर्षफल में लगाएंगे उस ग्रह को, अब वो ग्रह है कभी भी धोखा, अब वो जरूरी नहीं कि अब वो 10वें में तो आएगा नहीं, अब वर्षफल में नहीं कहीं भी जाके बैठ जाएगा। अब वो कहीं भी जाके बैठ जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर लगन के लिए वो वर्षफल ठीक नहीं हुआ, यानी कि शरीर के हालात के लिए ठीक नहीं हुआ, और वो ग्रह को कहीं अपना रोल पार्टिसिपेट करना पड़ गया, तो वो धोखा दे सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो इसे धोखे का ग्रह कहते हैं। अब लाल किताब में व्याकरण सुनने में बड़ी टफ नजर आती है, पर सबसे आसान है मेरा मानना। अब देखो टक्कर वाला कंसेप्ट था, कितना आसान कंसेप्ट है। धोखे वाला ग्रह कितना आसान कंसेप्ट है, साथी है, कुछ भी आप लगा, बहुत ही इजी है। और अब मैं जो 2 सितंबर से जो हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है, इसमें तो मैं बहुत ही शुरू से करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल एक बार फिर रिपीट होगा, विद एग्जाम्पल्स होगा, और हर बार एक कोई ना कोई कुंडली के साथ लेकर के हम उसको करेंगे, ताकि वो ये जिन्होंने जो भी रिपीट कर रहे हैं उस कोर्स को, उनको इतना पक्का हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, बहुत पक्की क्लैरिटी हो जाएगी, और ये सब्जेक्ट उनको आ जाएगा, और ये क्या फिर उनको ज्योतिष आ जाएगा। जी सर। गुरुजी मेरा ये भी बताइएगा वो पिछला 1 करोड़ कैसे निकलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये भी बताइएगा।
जरूर 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 जरूर। गुरुजी एक जी। मेरा प्रश्न था। हम्म, गुरुजी मेरा प्रश्न था ये। क्या हो गया? हाँ बताइए अमर जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हाँ गुरुजी, ऐसा मतलब जैसे हम लोग सब कुछ मतलब जैसे ज्योतिष में हम लोग जो सूत्र वगैरह है, योगा से मतलब यहाँ पे जैसे कैसे मतलब लाल किताब में भी देख लेते हैं, तो यहाँ का जो रिमेडीज है थोड़ा अलग होता है। और अक्सर ऐसा क्यों होता है कि रिमेडीज जो होता है काफी लोगों को आजकल काम नहीं कर रहा है। आप एक बार बताए थे विश्वास के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों के मतलब वो ऐसा होता है, बहुत सारे जगह में जाते हैं लेकिन उन लोग को मतलब रिमेडीज कोई असर नहीं होता। इसका कारण क्या होता है गुरुजी? बेसिक जो गुरुजी कारण इसी में मैं एक चीज ऐड बोलिए। करूं, जो अभी इन्होंने बोला बात, मैं अपना अपना पर्सनल एग्जांपल ले रहा हूँ। मुझे भी किसी ने रेमेडी बताई एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और बताया 45 दिन ये काम करना है, और वो गुरु से रिलेटेड रेमेडी थी, है ना। जो बताया मैंने किया, जिंदगी में पहली बार 45 दिन लगातार कोई काम किया गुरुजी, अपने आप में यही मेरे लिए अचीवमेंट थी। लेकिन वो काम नहीं आई रेमेडी। जब दोबारा पूछा क्यों नहीं हुआ या क्यों असर नहीं किया, तो उन्होंने बोला मैंने बोला मैं तो सब कुछ खा पी रहा था मतलब इस पीरियड में, अब गुरु का रेमेडी करना है 45 दिन और नॉनवेज भी साथ में चल रहा है इस पीरियड में, तो एकदम उन्होंने वो पॉइंट उठा दिया कि आपको ये पीरियड में तो ये खाना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा तो ये आपको बताना चाहिए था मुझे। तो बात की बात आधी बताई या क्या जो भी है, इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि ये लाल किताब की रेमेडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस बहाने आपको एक सूत्र भी बता देता हूँ। एक लाइन आपने सुनी होगी, संकल्प से सिद्धि। सुनी है आप लोगों ने? संकल्प से सिद्धि, संकल्प से ही सिद्धि होती है। जी आपके चौथे भाव से संकल्प शक्ति देखी जाती है और दसम भाव से सिद्धि देखी जाती है। जब भी हम कोई उपाय की शुरुआत करते हैं, चाहे वो मंत्र साधना हो, चाहे लाल किताब की रेमेडी हो, चाहे वो वैदिक रेमेडी हो, कोई भी रेमेडी हो, हर रेमेडी का आरंभ संकल्प से होता है। और संकल्प आपके चौथे भाव से बिलोंग करता है। चौथा भाव किसका है? मन का भाव है, मन की शक्तियों का भाव है। जब हमारे मन की शक्तियां कमजोर होती हैं तो हमारी संकल्प शक्ति कमजोर होती है। इन लोगों की संकल्प शक्ति कमजोर होती है तो पहले उसे चेक करेंगे कि किनकी कुंडलियों में सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि उनकी रेमेडी काम नहीं करेगी, या वो गलत रेमेडी करेंगे या सही ढंग से नहीं करेंगे। जिनकी कुंडली का चौथा भाव कमजोर होता है, फोर्थ हाउस कमजोर होता है। चौथे भाव को कमजोर कैसे देखेंगे हम लाल किताब के हिसाब से? कौन बताएगा? बड़ा इजी है। कैसे देखेंगे संकल्प शक्ति? चंद्रमा से गुरुजी, चंद्रमा से देखेंगे। बहुत बढ़िया। चौथा भाव माँ का है तो माँ के भाव में आकर के तो कोई ग्रह शरारत करता नहीं है। राहु भी कसम खा करके बैठा रहता है, शनि भी गड़बड़ नहीं करता है, तो करता कौन है? चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो चौथा भाव अपने आप पीड़ित हो जाएगा, संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। चंद्रमा कमजोर कैसे देखते हैं? याद करो, किसी को याद है? ग्रहण लग रहा होगा, शनि के साथ हो, ग्रहण लग रहा हो, शनि के साथ हो, और राहु के साथ, राहु शुक्र के बैठा आसान हो वहां पर, आसान वाला, आसान नीच वाला घर बताओ। में, नीच घर में आ शुक्र जाए, बैठा नीच हो हो वहां जाए। पर, आसान वाला बताओ, आसान वाला एकदम सर से कैसे शुक्र देख लेंगे? बैठा हो वहां पर। और आसान वाला, बृहस्पति 1 से 6 तक कहाँ पर हाँ हो? यस सर, हाँ यस सर, हाँ जी हाँ जी, हाँ बृहस्पति खाना नंबर 1 से 6 तक हो। हाँ 1 से 6 तक हो। ठीक है, तो याद आ गया। केतु कहाँ से कहाँ तक हो? 7 से 12। 7 से 12 तक। अगर 1 से 6 तक बृहस्पति होगा तो चंद्रमा पीड़ित होगा।
बृहस्पति 1 से 6 तक होगा तो चंद्रमा पीड़ित होगा, या केतु 7 से 12 के बीच में होगा तो भी चंद्रमा पीड़ित होगा। साथ में जो जो चीजें आपने बताई, राहु सर के साथ चंद्रमा बैठा हो, सर शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो। हाँ जी, सर 5th हाउस में अगर केतु और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो अच्छी बात है ना। बृहस्पति देखो, फिर बृहस्पति चेक करो। 10th हाउस में सर बृहस्पति 10th हाउस में बैठा तो अच्छी बात होगी। आप दोनों समझाता हूँ। तरफ से बच गए। भाव नंबर 1, भाव नंबर 2, 3, 4, 5, 6, अगर इनमें बृहस्पति बैठा है तो चंद्रमा पीड़ित माना जाएगा। तो आपका तो 10वें में बैठा है, तो इसका मतलब चंद्रमा पीड़ित नहीं है। अब केतु वाली शर्त पे आ जाओ। केतु यदि 7 से 12 बैठा हो तो पीड़ित माना जाएगा, तो आपका तो 5वें में बैठा है तो नहीं है पीड़ित। पर लेकिन उसको चंद्रमा को ग्रहण तो जरूर लगा रहा है। नहीं नहीं, ग्रहण लगा होगा, इससे असर नहीं आएगा। यही तो खूबी है लाल किताब की। लक्षण देखो, देखो सीधी सीधी थ्योरी। आप देखिए, इनका एक क्वेश्चन है, ये आपकी कुंडली है, ये बताइए। जी देखिए, अब आप ही का एग्जाम्पल लेंगे। इस कुंडली में पंचम भाव में ग्रहण लगा, जैसे कि हम कहते हैं चंद्र केतु साथ हो गए। लाल किताब कह रही है कि इसका इम्पैक्ट नहीं आया, चंद्र केतु का इम्पैक्ट नहीं आया, यानी ग्रहण का इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब कैसे माने हम लोग, कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल सी बात है। ग्रहण, अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूं, जिस भाव को भी ग्रहण लग जाता है उस भाव का मेन कारक का रिजल्ट नहीं मिलता। पंचम भाव किस चीज का कारक है? सूर्य संतान। पंचम भाव, भाव नोट ग्रह, संतान का कारक है। संतान कर। अगर ग्रहण होगा तो संतान नहीं होगी। लाल किताब क्या कह रही है? ग्रहण का असर नहीं है। मालविका जी, संतान है आपके पास? नहीं सर। संतान नहीं है? नहीं सर। अब ये कह रहे हैं कि संतान इनको अभी नहीं हुई है, तो हम कैसे पता करेंगे? फिर रीचेक करेंगे। कहाँ से रीचेक होगा अगर संतान नहीं है तो? और क्या कारण हो सकता है संतान ना होने का? शुक्र गुरु जी। ना, गलत। गुरु, बृहस्पति। गुरु। गुरु जो है संतान का कारक ग्रह है, और एक और प्लेनेट है संतान से रिलेटेड, केतु संतान का कारक है। अब हम कहाँ पर पहुंचे थे? अब नहीं, आराम से देखेंगे, आराम से। गुरु कहाँ पर बैठा है मालविका जी? देखो, सभी को समझ में आना चाहिए। सर मेरे 4 ग्रह बैठे हुए हैं 10th हाउस में। नहीं, गुरु कहाँ बैठा है? बाकी तो सब कुछ। 10वें घर। लाल किताब क्या कहती है कि गुरु 10म भाव में कैसा हो जाएगा? उच्च का के नीच का? नीच का। संतान पर गुरु की वजह से डेंट लगा है, यानी संतान को किसने रोका है? किसने रोका है? गुरु ने रोका है। पर यहाँ पर अभी भी ग्रहण जिम्मेवार नहीं है। तो ग्रहण के और क्या क्या लक्षण होंगे? मदर के लिए नहीं, मदर का ले लेना, पंचम से मदर का क्या लेना? विद्या बुद्धि, क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट, आर्ट, क्रिएटिविटी। समझ रहे हो बात को? तो क्या चीज है यहाँ पर? पंचम से जो जो चीजें और आ रही हैं, क्योंकि ग्रहण जब भी पंचम पर पड़ेगा ये बहुत बड़ा स्ट्रेस ओरिएंटेड चीज हो जाएगी और क्रिएटिविटी को डेंट मार देगा बुरी तरीके से। तो संतान के पीछे रीजन गुरु का भी बहुत बड़ा है। समझिए बात को? तो मालविका जी, लाल किताब के अनुसार यहाँ पर ग्रहण का असर नहीं है, ग्रहण का असर नहीं है। चंद्र केतु मिले जरूर, परंतु ग्रहण का असर नहीं हुआ। दूसरी बात, ग्रहण जो होता है जब भी किसी कुंडली में लगता है तो कई प्रकार के फोबिया की मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, और ऐसे व्यक्तियों को दवाइयों पे रहना पड़ता है, दवाइयों पर भी रहना पड़ता है। परंतु अगर लाल किताब कह रही है कि भाई ग्रहण का असर नहीं है,
तो इसका मतलब फिर दवाइयों पे नहीं रहना पड़ेगा। तो आपको एक ही चीज नहीं पकड़नी, उसकी सारी चीजों को पकड़ करके चलना है, स्टेप बाय स्टेप पकड़ करके चलना है, तो आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो इसका इलाज जरूर कीजिएगा, इलाज जरूर कीजिएगा। जैसे अगर गुरु को यहाँ पर पावरफुल बनाने का प्रयास कीजिए, और पावरफुल बनाने का तरीका क्या है कि गुरु के चीजों को चौथे भाव में पहुंचाइए। और गुरु को चौथे भाव में पहुंचाने का तरीका क्या है कि बहते जल के अंदर गुरु की सामग्री को जल प्रवाह करने से गुरु के नेगेटिव इंपैक्ट को कम किया जा सकता है। गुरु जितना अच्छा होता चला जाएगा उतना ही एवज में केतु ग्रह अच्छा होता चला जाएगा, और केतु जितना अच्छा होगा पंचम भाव पर और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, शुक्र को यहाँ पर संतान है जी, टक्कर भी तो आएगी यहाँ पे, इसकी तो जुपिटर टक्कर ही तो दे रहा है पंचम भाव को। हाँ, पंचम को तो देगा ही टक्कर, जो पंचम में बैठा है केतु को भी टक्कर देगा, वहां चंद्रमा बैठा है उसको भी टक्कर देगा, टक्कर तो देगा ही देगा। चंद्रमा से फर्टिलिटी को भी लगा सकते हैं चंद्रमा से। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी है, नो डाउट। और कोई प्रश्न? गुरुजी आपने बोला है कि जो भी ग्रह दशम में बैठा होता है वो अभी आपने जो पहले आप एक्सप्लेन कर रहे थे उसको आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? मैंने तो बहुत सारी चीजें बोल चुका। जो आपने बताया था कि लगन से, जैसे लगन से दशम में जो भी प्लैनेट बैठा होता है, हाँ, वो धोखे का ग्रह, तो वहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा होगा हम उसके कार्य के तत्व को लेंगे। यदि वहाँ पे दशम में मंगल बैठा होगा तो हम उसको कैसे लेंगे? समझा नहीं। वो अरविंद जी ने ये पूछा था कि धोखे का ग्रह कैसे देखते हैं। धोखे का ग्रह वो होता है जो जिसका भरोसा नहीं कि साथ दे दे के ना दे, उसे धोखे का ग्रह। और वो कहा था कि जो अपने से 10वां बैठा हो तो उसे धोखे का ग्रह कहा जाता है। तो यदि लगन से दशम में कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो लगन के लिए धोखे का कारक होगा। हाँ जी। तो यदि दशम में मंगल बैठा हो, हाँ, तो इसको पर देखना वर्षफल में है, ये ध्यान रखना। वर्षफल में देखना कि वर्षफल में धोखे का ग्रह कौन सा है। देखो जो आपको बताए गए ना, जो ग्रह जो सिस्टम है, मैक्सिमम आप जाइए और वहां पे वर्षफल में देखिएगा कि इस बार साथी ग्रह कौन सा आया हुआ है। जिस ग्रह को भी आप प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं ना, जिस ग्रह के बारे में आप विश्लेषण करने जा रहे हैं, उस ग्रह से रिलेटेड आपने सारे पॉइंट को देखना है। 5वें में कौन सा बैठा है, जो उसका 5वें में बैठा होगा वो उसका साथी ग्रह बन जाएगा, अर्थात वो उसको मदद देगा। उसका बुनियादी ग्रह कौन बैठ जाएगा, यानी कि उसको जो मदद जो देने वाला एक और ग्रह, बुनियाद का मतलब होता है नींव, स्ट्रेंथ देने वाला हो, वो नवम होगा। इसी प्रकार उसको टक्कर मारने वाला जो उससे 8वां बैठा होगा वो टक्कर मार देगा। मतलब जो भी है, कोई भी ग्रह आकर के अपना 8वां अगर उसको देगा तो वो टक्कर मार देगा, वो बचना चाहिए। अगर टक्कर लग गई उसको तो पीड़ित हो गया उसको। तो ये सारे पॉइंट आपने मद्देनजर रखने होंगे। उससे 10वें में बैठा होगा तो वो डाउटफुल हो जाएगा, वो धोखा भी दे सकता है। धोखा देने का मतलब ये है कि एक ग्रह जिससे हम उम्मीद करके बैठे हैं कि हमें धन देगा इस महीने, और किसी ने कह दिया हाँ भाई तेरे को पेमेंट मैं दे दूंगा क्योंकि तेरी पेमेंट मैं लौटाना चाहता हूँ और फलानी तारीख को मैं तेरी पेमेंट दे दूंगा। आपको पूरी उम्मीद जग गई कि यार पेमेंट तो आ जाएगी, पर पता चला वो पेमेंट नहीं दे रहा टाइम पे। उसे कहते धोखे का ग्रह, वो धोखा हो गया अपने साथ, वो चीट कर गया। यानी कि वो प्रेडिक्शन, जैसे कई बार लोग कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति से पैसा वापस लेना है और वो व्यक्ति कह रहा है हाँ मैं आपको पैसा दूंगा, और मैं 15 तारीख को अगले महीने की पैसा दे दूंगा। अब वो जोशी से पूछ रहा है कि ये मेरा पैसा वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बंदा तो झूठा है, पर अब की बार बहुत स्ट्रॉन्ग वादा करके गया है, तो आप कैसे कहोगे? तो आपने ये देखना है कि वो अगर उस महीने ग्रह जो आ रहा है कहीं वो धोखे का ग्रह तो नहीं बना हुआ उसकी कुंडली के अंदर। अगर वो धोखे का ग्रह बना हुआ है तो भाई फिर वो डाउटफुल मैटर है,
नहीं है तो फिर वो आ भी सकता है। अगर शुभ ग्रह देख रहा है या शुभ ग्रह का हिसाब किताब है तो बन सकता है। और कोई क्वेश्चन? वैसे मुझे जो वैदिक उपाय है ना जी, ये ज्यादा बेटर लगे। वैदिक उपाय? हाँ, जैसे हाँ के स्तोत्र पाठ हुआ या हवन हुआ, हाँ वे तत्काल इफेक्ट देने वाले मेरे अपने अनुभव के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उपाय एक ऐसी चीज है जिसके सबके अनुभव अपने अपने अलग अलग होते हैं। अब एलोपैथी जो है बहुत कारगर है, बहुत सटीक है और बहुत फास्ट काम करती है, ये हम सभी जानते हैं, हम मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। होम्योपैथी को सभी लोग स्लो मानते हैं। मेरे पास आज से 8-9 साल पहले एक लेडी डॉक्टर मेरे पास आती थी, पर वो मेरी क्लाइंट भी थी, और मुझे एक बार सर में दर्द हो गया, तो जब वो टाइम लेकर के आई, मैंने कहा आज मैं नहीं देखूंगा, सर में दर्द है। कहती है कोई बात नहीं पंडित जी, मैं एक दवाई लिख रही हूँ, इससे फटाफट मंगवा लेना। एक ग्लीनाइन, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट हाँ, नाम नहीं ग्लोनाइन है, ग्लोनाइन है, ग्लोनाइन है जी, ग्लो से बनी हुई। यस, हाँ ग्लोनाइन। हाँ, हाँ हाँ 4-5 उसने छोटी छोटी गोलियां बना करके उसी समय दी, और वो मैंने दवा रखी। साल में कभी भी 1 या 2 बार मुझे अगर दर्द हुआ तो अरविंद जी ऐसा है कि मैंने उसको जब भी लिया 10 मिनट नहीं पकड़े उसने। आप हैरान होंगे, 10 मिनट्स नहीं पकड़ता वो, और इतनी शानदार दवा है। इसी यस, प्रकार से होम्योपैथी के कार्बोवेज है। अगर ऊपर हाँ जी, गैस अगर इकट्ठी हो जाए तो सिर्फ 8-10 बूंदे ले लो उसकी, तो 5 मिनट भी देर, मतलब सस्ती की सस्ती, बढ़िया की बढ़िया, साइड इफेक्ट यस। ना के बराबर। ये और तो आप एटम। एंटासिड लेते हैं, उसमें भी गैस कई बार बनी रहती है, एसिडिटी कम हो जाती है, पर गैस बनी रहती है। ये सारे केमिकल हैं, ये केमिकल नहीं है, ये केमिकल। ये तो केमिकल। कुछ लोगों को कुछ चीजें बहुत जल्दी असर करती है, और पर ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी की हर दवा जल्दी असर करती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इतना प्रभावित हुआ, मैंने कभी खुद भी ली, दूसरों को भी दिलाई, पर नो रिजल्ट, नहीं आया रिजल्ट, बिल्कुल भी परिणाम नहीं आया। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक में भी लोगों के अनुभव अलग अलग हैं। कुछ लोगों को आयुर्वेदिक बहुत अच्छी सूट करती है और किसी स्पेसिफिक बीमारी में बड़ी अच्छी सूट करती है। तो ये सभी के अनुभव अलग अलग हैं। ऐसे ही ज्योतिष की रेमेडीज है, किसी को वैदिक उपाय बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, और हमारी संस्था तो वैदिक उपायों को ही साथ लेकर के सबसे ज्यादा चलती है। कुछ को लाल किताब रेमेडीज बहुत वर्क करती है। हाँ, मैं लाल किताब की प्रैक्टिस काफी सालों से मैं करता रहा हूँ, ये बात में कोई शक नहीं है। दोनों तरह की, क्योंकि हमारे पास हर तरह का भी पब्लिक आती है। अब क्या है कि वैदिक उपाय क्या है, या तो आदमी के पास समय हो और ज्ञान हो, उसके पास समय और ज्ञान दोनों होना चाहिए, तो वो वैदिक उपाय बड़े आराम से कर सकता है। पेशेंस भी चाहिए। अब मंत्र जाप करने के लिए उसके पास कहाँ से धैर्य लाएं उसका, है पकड़ पकड़ करके, वो भी एक बड़ी समस्या है। और आजकल तो पहले ही कह देते हैं कि देखो मंत्र तो होंगे ही नहीं हमसे, मंत्र जाप तो होना ही हमसे संभव नहीं है, तो वो एक अपने आप में बड़ी समस्या है। तो वैदिक उपायों में सटीकता भी है, इफेक्टिवनेस भी है, वैदिक उपायों में नो डाउट। लाल किताब में थोड़ा यह है कि घरेलू चीजों से वो व्यक्ति अपना उपाय करता रहता है, पर अगर बड़ी समस्या आ जाए तो लाल किताब की रेमेडीज में करवाने में बड़े अनुभव की आवश्यकता हो जाती है। छोटी मोटी रेमेडी से काम नहीं चलता है, ये भी बात फैक्ट है। अगर किसी का बृहस्पति बुरी तरीके से खराब हो जाए और केवल वो बेचारा माथे पर केसर का तिलक लगाता रहे, तो उससे रेमेडी से बात नहीं बनेगी। ये चीजें 4-5 साल के अनुभव के बाद आएंगी समझ में। पर हाँ, रेमेडी पे किसी का कोई जोर नहीं है, किसी को कोई भी सूट कर सकता है। और एक आप हंसेंगे, एक यंग लड़का, वो कहीं शादी करना चाहता था। अब वो उसको मैंने एक भगवान शिव का उपाय बताया।
और वहां वो एक ऐसे मंदिर में जाता था जहाँ काल भैरव की मूर्ति थी, और काल भैरव की मूर्ति ऐसी लग रही थी कि जैसे भगवान शिव की मूर्ति। पर फर्क ये था कि वो काल भैरव की मूर्ति के साथ एक कुत्ता भी था। अब उसे पता ही नहीं था काल भैरव होते कौन है। वो पट्ठा जाता था और रोज काल भैरव पे मत्था टेक के आता, अपनी मनोकामना बोल करके आता कि मेरी शादी हो जाए। अब बड़े कमाल, ये बात उसने बताई, मुझे तो नहीं पता था। हमने तो कह दिया जा करके ये मंत्र पढ़ आई हो। मंत्र भी वो भगवान शिव का ही पढ़ के आता था। अब उसकी बात पक्की होगी, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वो मेरे पैरों में गिर गया। आने के बाद उसने मेरे पैर पूर दबाए बड़े अच्छे से कि गुरुजी काम बन गया और बहुत अच्छा और फलाना। मैंने कहा यार बड़ा जल्दी ही बन गया तेरा तो काम। बोला हाँ हाँ गुरुजी, आपने तो कहा था 3-4 महीने लगेंगे, पर यहाँ तो 1 महीने में ही काम हो गया, चमत्कार हो गया। मैंने कहा यार ये भी बड़ा अच्छा बात हुई। कभी कभी हमें भी हैरानी होती है कि सारे घर वाले मान नहीं रहे थे, सारे के सारे मान गए एक साथ। दोनों पार्टी एग्री कर गई, बहुत पार्टी एग्री हो गई। तो मैंने कहा यार क्या करता था, कौन कौन से उपाय करे तूने, थोड़ा बताइए, हम भी पूछते हैं क्या क्या उपाय करे तूने। तो उसने बताने लगा, कहता जी ऐसे ऐसी वहां था और वहां एक कुत्ता भी था। अबे कुत्ता कहाँ से आ गया? मैंने कहा यार कुत्ता कहाँ से आ गया? कह रहा कुत्ता उसके साथ था भाई। मैंने कहा यार कुत्ता कहाँ? जब उसने बताया, अरे मैंने कहा तो काल भैरव था। कहता जी आज के बाद तो अपने देवता वही हो गए, उन्होंने ही अपनी सुनी है। अपनी तो सुनवाई वही हुई है। उसे भी नहीं पता था, फिर उसे पता चला। अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा था। तो कई बार जो है इंसान की जो संकल्प शक्ति होती है ना, वो इतनी विश्वास सफल स्ट्रांग है। होती है, विश्वास होता है कि भैरव जी के सामने शिव के मंत्र पढ़ने से भी और उसका कल्याण हो गया है। वो मेरे पास अभी भी आता, दिल्ली में रहता है। तो मैं आज भी हंसता हूँ। मैंने कहा अब तो पता चल गया। अब वो आज तक काल भैरव भगवान का भगत है। काफी साल हो गए उसकी शादी को। तो उपायों का कोई वो नहीं है कि जिस पर विश्वास जम जाए, जहां पर कनेक्शन बन जाए ना, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट सर काल भैरव क्वेश्चन पूछ लो। किनसे डिपिक्ट करते हैं? शनि महाराज से है जी। काल भैरव कौन मतलब किससे राहु। करते हैं? काल भैरव के लिए शनि भगवान से भी संबंध है। काल भैरव का संबंध राहु से भी है, शनि से भी है, नो डाउट। वो देखा जाता है राहु कौन से भाव में बैठे हैं, शनि कौन से भाव में। सर एक क्वेश्चन, किस्मत के ग्रह का पता तो बता दिया आपने देखने का, उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? मतलब सिंपल है रत्ना जी। एज वाइज ग्रह के उपाय करना, ग्रह की कारक चीजों को अपना साथ रखना शुरू कर दो। जो आपके किस्मत के ग्रह हैं उनको अपने शरीर के साथ रखना शुरू कर दो, अपने आसपास रखना शुरू कर दो। इसे लाल किताब कहती है ग्रह को कायम रखना। कायम रखने का मतलब मजबूत बनाना। जैसे मान लीजिए चंद्रमा किसी का आ गया तो भाई चांदी ज्यादा से ज्यादा धारण करनी है, कड़े के रूप में पहन लिया, चांदी की चैन भी पहन ली, आपने चांदी का गिलास ले लिया पानी पीने के लिए। थोड़ा पैसा आ गया तो बर्तन, चांदी के बर्तनों में ही खाना खाने लग रहे हो। थोड़ा और पैसा आ गया तो चांदी का इस्तेमाल ज्यादा करने लग रहे हो। तो आप उनकी कारक चीजों को कायम करने लग जाते हो, तो वो किस्मत के ग्रह एक्टिवेट ही माने जाते। एक्टिवेट करने का मतलब है उनसे रिलेटेड चीज। और मैंने तो यहाँ तक बताया था आप मंत्र जाप भी कर लो बेशक, ऐसा नहीं है, इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को पता लगता है कि उसका जो किस्मत का ग्रह मंगल है, जाइए और हनुमान जी की पूजा कीजिए, मंगल ग्रह के वैदिक मंत्र का जाप कीजिए, बीज मंत्र का जाप कीजिए, तांत्रोक्त मंत्र का जाप कीजिए, जहां आपकी समझ पड़े। हमारा मकसद है उस ग्रह को एक्टिव करना। मंगल ग्रह है, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, मीठा बांटना शुरू कर दीजिए, आप लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए, आप किसी भी विधवा महिला की मदद करना शुरू कर दीजिए निष्पक्ष भाव से। आपको ये सारी चीजें फायदा देने वाली चीज। भाई का कभी साथ मत छोड़िए, आपका मंगल एक्टिवेट ही रहेगा। और दूसरा सर, एक इसमें लाल किताब में सावधानियां भी है ना, एक तो रेमेडी है और एक सावधानियां है। सावधानियां वही थी जो मैंने एक दिन आपको करवाई थी कि चंद्रमा छठे भाव में हो तो पानी का दान नहीं करना,
आज भी जिक्र आया कि शनि 8वें भाव में हो तो सराय नहीं बनवाना, 7वें घर में गुरु हो तो पीले वस्त्र दान नहीं देने, 7वें घर में गुरु हो तो अपने घर में मंदिर नहीं बनाना। ये सावधानियां हैं। सावधानियों में वो चीजें भी आती हैं, प्रिकॉशंस, क्या नहीं करना, क्या नहीं करने मतलब गलत चाल चलन नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, नॉन वेज नहीं खाना है, ये सब सावधानियां हैं। किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी की जमीन नहीं हड़पनी है, किसी गरीब आदमी को नहीं सताना है, ये सब सावधानियां ही हैं। सिंपल वैदिक नियम भी वही है है? सनातन धर्म बल के नियम और लाल किताब के नियम फाइन वही याद है। लाल किताब कहती है सनातन धर्म के नियमों को फॉलो करो। लाल किताब की टीचिंग ये है कि आपको कोई गलत काम नहीं करना। हाँ, लाल किताब तो बहुत बाद में आई है। लाल किताब तो कह रही है जो सनातन धर्म कह रहा है उसको मान लो, उसके नियम को फॉलो करो। जो हमारे सनातन धर्म में है उसको अनुसार ही कार्य करो। ये सनातन धर्म की टीचिंग्स को फॉलो करो। इसीलिए तो लाल किताब को बहुत अच्छा मानो। सर मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मुझे अपने बच्चे के लिए रेमेडी एक तो करनी है बृहस्पति की और एक मंगल की। नहीं, अभी कोई नहीं करनी गायत्री जी, जब तक पूरा सही ढंग से कुंडली ना देखी जाए, वर्षफल ना देखा जाए। ये तो हम बता रहे हैं क्लास के उससे, ये पर्सनल सजेशंस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्लास में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपकी बात को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो जितनी सूचना आप दे रहे होते हो ना, सिर्फ मैं उसी सूचना के आधार पर बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमने अपनी निगाह से तो देखा ही नहीं होता उसको। लेकिन जुपिटर की रेमेडी करने में तो कोई ऐसे रिस्क वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, हाँ, जुपिटर सोच सकता है। देखिए, जब तक हम बच्चे थे हमें लगता था चीनी बहुत अच्छी चीज है। तो जब घर में कुछ खाने को नहीं मिलता था तो हम लोग चीनी के डब्बे से चीनी पार करके ले जाया करते, और तो कुछ है नहीं तो चीनी पार कर लो। तो कोई कहता है चीनी खा रहे हो, तो हम कहते चीनी तो है, इसमें कौन सी बुराई है। जब 40 साल की उम्र में आए तो पता चला चीनी तो बहुत डेंजरस चीज है। बोला तो हम चुरा चुरा के क्या खा रहे थे, है ना। अब हम जो है सोच में पड़े रहते हैं, टीवी में बताते हैं चीनी मत पियो, अगर तुम्हें डायबिटीज नहीं है और 40 के पार हो गए तो भी चीनी मत पियो। अब जरूरी नहीं कि जो अगर आपको कह रहा है चीनी नहीं पीना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शुगर वाला है, बस ये है कि वो शुगर से बचना चाह रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है सर, ओके। तो बहुत सारी चीजें हमें जो बहुत अच्छी नजर आती हैं, जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो। अब चीनी से अच्छा क्या होगा? जब तक कि वो खराब ना हो। नहीं, बचपन में उसी चलिए, आज इतना ही, और अब मिलेंगे 2 सितंबर को। अगर आप लोगों ने कोई बात, कोई क्वेरी करनी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में करिएगा। तो मुझे अगर आवश्यकता लगी तो हम क्लास भी ले लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हुआ तो टॉपिक पे क्लास भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू। नमस्कार सर। ठीक है सर, थैंक यू सर।